सो हेलो एवरीवन। ऐसे हैं आप सब? तो हम लोगों का अभी फायर सेफ्टी मैनेजमेंट का चैप्टर चल रहा है, जो कि अपना इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्रैश कोर्स का ही पार्ट है। सो ये हमारा 23rd वीडियो है ना? पार्ट 23 इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट क्रैश कोर्स का। तो इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम लोगों ने प्रीवियसली काफी टॉपिक्स को डिस्कशन कर लिया है। तो उसी के आगे हम लोग अभी बढ़ेंगे और आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए आगे के टॉपिक्स को देखते हैं हम लोग। ये सब हमने कल डिस्कशन कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। तो अभी आगे देखते हैं। चलिए। अभी हम लोगों को डिस्कशन करना है आगे के टॉपिक्स में, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक। यानी जब भी कभी आग लगती है तो आग लगने से क्या रिलीज होगा जी? हीट, यानी गर्मी। ठीक, गर्मी रिलीज होगी। गर्मी एक जगह से दूसरे जगह कितने तरीके से ट्रांसफर होती है, वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सो modes of transfer of heat is first conduction, second is convection, third is radiation and fourth is direct burning। यानी चार तरीके से गर्मी ट्रांसफर होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, नीचे लकड़ी में आग लगा हुआ है। ठीक। और उस आग से क्या निकल रहा है जी? फ्लेम निकल रहा है। ठीक, ये क्या है? पीला पीला, ये फ्लेम। अब ये फ्लेम है तो फ्लेम के साथ साथ क्या निकल रहा है? गर्मी निकल रहा है। ठीक, हीट। अब ये हीट कितने तरीके से जा रहा है देखेंगे। सबसे पहला, इस व्यक्ति ने अपने हाथ में एक लोहे का रॉड लिया हुआ है, आयरन रॉड, या कह लीजिए आयरन बार। अब इस आयरन बार को आग में डाला है और इसका हीट धीरे 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 ट्रांसफर हो रहा है व्यक्ति के हाथ की तरफ। ठीक। तो इसको हम बोलते हैं कंडक्शन का नियम। सेकंड है रेडिएशन। रेडिएशन कैसे? तो फ्लेम है जो, उस फ्लेम के द्वारा वहां का वातावरण गर्म हो रहा है, हॉट एयर हो रहा है। तो वहां का एयर गर्म हो रहा है, तो एयर गर्म होने के साथ साथ व्यक्ति को गर्मी महसूस हो रही है। ठीक, जिसको कि हम रेडिएशन बोलेंगे। थर्ड है कन्वेक्शन। यानी जो फ्लेम है, डायरेक्ट फ्लेम की गर्मी व्यक्ति के हाथ पे जा रही है, यानी फ्लेम के द्वारा व्यक्ति को हीट प्राप्त हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन का नियम। इसी को हम एक बार डिटेल में आगे देख लेते हैं, है ना? इसका डेफिनेशन के साथ साथ अभी आपको इमेज में दिखाया गया, अभी इसको हम देखेंगे डेफिनेशन के साथ। देखिए। सबसे पहले है कंडक्शन का नियम। ठीक, जो कि गर्मी ट्रांसफर होने का एक स्थान से दूसरे स्थान का पहला नियम होता है, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे एक हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है एक बार में। ये व्यक्ति का हाथ है और इस हाथ में क्या इसने पकड़ा हुआ है? आयरन बार, यानी लोहे की छड़। अब ये लोहे की छड़ को इसने आग के ऊपर रखा है यहाँ पे। अब आग से गर्मी, आग यहाँ लगा है, कहाँ लगा है? आग यहाँ लगा है, लेकिन गर्मी कैसे प्राप्त हो रहा है? देखिए यहाँ तक गर्मी पहुंच गया है। ठीक। और ये गर्मी धीरे धीरे व्यक्ति के हाथ तक पहुंच जाएगा। ठीक। इसको हम बोलेंगे कंडक्शन नियम। इसका डेफिनेशन क्या है? तो हीट इज ट्रांसफर थ्रू सॉलिड मटेरियल सच एस कॉपर, स्टील एंड एल्युमिनियम। यानी कंडक्शन के थ्रू जब गर्मी ट्रांसफर होगी तो उसके लिए तीन चीजों की, या कॉपर्स या मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक, स्टील का, कॉपर का, एल्युमिनियम का, या फिर आयरन का। ठीक, इनका जरूरत हमें पड़ेगा गर्मी को ट्रांसफर करने के लिए, हीट को ट्रांसफर करने के लिए। इसका एक और इमेज आपके सामने दिया गया है। एक गैस पर, चूल्हे पर, है ना, गैस चूल्हे पर एक पतीले को चढ़ा दिया गया है। उस पतीले में पानी गर्म किया जा रहा है। अब वो पतीला कैसा है जी? आयरन का बना है या फिर स्टील का बना है? ठीक, लोहा या फिर स्टील का बना हुआ है। अब आग कहाँ लगा है? पतीले के ठीक नीचे आग लगा है। लेकिन इसकी गर्मी कहाँ पे है? यहाँ पे पहुंच गई, इसके हैंडल तक। लेकिन वो हैंडल तक गर्मी कैसे पहुंची? कंडक्शन नियम के थ्रू। यानी किसी भी
सॉलिड मटेरियल में, याद रखिएगा ये चीज, किसी भी सॉलिड मटेरियल में जब हीट ट्रांसफर होता है या जब हीट प्रवाह होता है, तो उसको हम कंडक्शन का नियम बोलते हैं। कंडक्शन का नियम बोलते हैं। ठीक, याद रखिएगा ये आप लोग लिख लीजिएगा एक जगह पे, कि जब भी किसी सॉलिड मटेरियल में ध्यान देंगे, कॉपर, स्टील और एल्युमिनियम या आयरन होना चाहिए। ठीक, सॉलिड मटेरियल में जब भी हीट प्रवाह होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन का नियम बोलते हैं। और सॉलिड मटेरियल में क्या क्या चाहिए, तो कॉपर चाहिए, हीट चाहिए, एल्युमिनियम चाहिए, फिर आयरन चाहिए। क्लियर। अब बढ़ते हैं अगला नियम के ऊपर, जो कि होता है आपका कन्वेक्शन का नियम। चलिए, ये हो गया आपका कन्वेक्शन। कन्वेक्शन is the mode of heat transfer which occur mostly in liquid and gases. Often when we boil water we have seen bubbles। ठीक, यानी कन्वेक्शन कैसे निकलेगा, किसी लिक्विड में या गैसेस के माध्यम से गर्मी को प्रवाह करता है। ठीक, जिसको हम कन्वेक्शन का नियम बोलेंगे। जैसे पानी है, पानी में बबल। ठीक, अब बबल के अंदर क्या है जी, गैस है, एयर है। अब वो एयर कैसी है, गर्म एयर है। अभी आप पतीले में पानी चढ़ाएंगे और उसके ऊपर अपना हवा में हाथ रखेंगे तो आपका हाथ को गर्मी महसूस होगा। तो गर्मी कैसे महसूस हो रहा है, भाप की मदद से। ठीक, जिसको हम बोलते हैं वेपर। ठीक, और इसको एक और वर्ड से बोला जाता है वाष्प। यानी कन्वेक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विच ऑक्योर मोस्टली इन लिक्विड एंड गैसेस। यानी कन्वेक्शन आपको भाप या फिर लिक्विड के फॉर्म में, लिक्विड गैस के फॉर्म में आपको मिलेगा, जो कि आपको गर्मी पहुंचाएगा। नेक्स्ट है रेडिएशन। हीट ट्रांसफर थ्रू एयर इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड हीट वेव्स which travel in straight line just like light and can pass through transparent surface such as glass। ठीक, यानी रेडिएशन के थ्रू जब भी हीट ट्रांसफर होता है या फिर जब भी गर्मी प्रवाहित होती है, तो वो कैसे प्रवाहित होगी, एक इंफ्रारेड वेव के कारण, जो कि एक लाइट को दर्शाएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, एक व्यक्ति ने आग जलाया और उस आग की गर्मी को ताप रहा है, लेकिन इस व्यक्ति तक वो जो आग है वो कैसे पहुंच रहा है, फ्लेम के माध्यम से। ठीक, फ्लेम की गर्मी के माध्यम से। यहाँ पे आग जल रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लेम बोलेंगे। अब इस फ्लेम का जो रोशनी है वो इस व्यक्ति के हाथ तक जा रहा है और गर्मी प्रोवाइड कर रहा है, गर्मी पहुंचा रहा है। ठीक, ठीक उसी तरीके से हम रेडिएशन को बोल सकते हैं कि ये एक लाइट के किरण के माध्यम से गर्मी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित करता है। ठीक, जो कि होता है हमारा फ्लेम के कारण। ठीक है, ये भी फ्लेम क्या कर रहा है, इसकी रोशनी डायरेक्टली आपके हाथों तक जा रही है और आपको गर्मी पहुंचा रही है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सनलाइट। अभी गर्मी का सीजन है, आप अगर धूप में निकलेंगे तो आपको क्या महसूस होगा जी, गर्मी महसूस होगा। लेकिन वो गर्मी आप तक पहुंच कैसे रही है, कैसे पहुंच रही है, सनलाइट के माध्यम से। और वो एक एग्जाम्पल है आपका रेडिएशन का।
आपको मालूम है, अगर हमारे वातावरण में, वायुमंडल में ओजोन का लेयर नहीं होगा तो सनलाइट आपके लिए बहुत खतरनाक है, वो इंसान का शरीर को जला सकता है। एक तरीके से हमारा जो सूरज का गर्मी है, वो जो रोशनी है, वो रेडिएशन है। उसको रोकता कौन है? उसको रोकता है ओजोन लेयर। ठीक। जो कि हमारे वातावरण, वायुमंडल में है, ओजोन का लेयर। अगर ओजोन का लेयर नहीं होगा तो सनलाइट डायरेक्टली आपके स्किन को जला सकता है, इतनी गर्मी होती है उसके अंदर, इतना रेडिएशन होता है उस लाइट में। ठीक। तो यहाँ पे रेडिएशन का मतलब है लाइट, यानी छोटी किरणें जो कि आपको गर्मी पहुंचा रही है आप तक। ठीक। अभी नेक्स्ट नियम है गर्मी पहुंचाने का, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करने का, वो है डायरेक्ट बर्निंग। यानी डायरेक्ट बर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्लेम एंड द मटेरियल। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख रहे होंगे, यहाँ पे आग लगा है। ठीक। अब वो आग कैसे फैल रहा है? एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में अपने आप लगता जा रहा है डायरेक्टली। उसमें ना किसी तरीके का सनलाइट आ रहा है, ना कोई रेडिएशन, ना कोई कन्वेक्शन, ना कोई मेटल भी नहीं है, कंडक्शन नियम भी नहीं है। यहाँ पे सॉलिड मटेरियल टू मटेरियल आग फैलता जा रहा है। ठीक। यानी डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन फ्लेम एंड मटेरियल। यानी यहाँ पे फ्लेम यानी बोले तो चिंगारी या फिर आग, और जलने वाला मटेरियल, ज्वलनशील मटेरियल, जो यहाँ पे लकड़ी वगैरह, पत्ता वगैरह पड़ा है इस इमेज में, उसमें, यानी आग का फ्लेम और मटेरियल में डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है जिसके कारण आग फैल रहा है। यहाँ पे कोई कंडक्शन का नियम नहीं है। कंडक्शन में हमको क्या चाहिए? मेटल्स चाहिए, आयरन, स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब चाहिए, तो यहाँ तो नहीं है। ठीक। अभी यहाँ पे कन्वेक्शन का भी नियम नहीं है, यानी कोई लिक्विड वाष्प वगैरह भी नहीं है, भाप भी नहीं है। यहाँ पे किसी तरीके का रेडिएशन भी नहीं है लाइट के माध्यम से, यहाँ पे तो डायरेक्ट आग लगा हुआ है और वो आग चारों तरफ मटेरियल्स में फैलता जा रहा है ऑटोमेटिकली। ठीक। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट बर्निंग, जो कि हमारा आग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करने का चौथा नियम होता है। तो कभी भी आपसे अगर कोई क्वेश्चन करता है कि हीट ट्रांसफर होने के कितने नियम होते हैं, तो चार नियम होते हैं। ठीक। क्या क्या? तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड डायरेक्ट बर्निंग। यानी चार तरीके से आपका एक स्थान से दूसरे स्थान तक गर्मी ट्रांसफर होती है। ठीक। अभी चलते हैं फायर हैजार्ड्स के ऊपर। यानी कहीं पे अगर आग लग जाता है तो उससे क्या क्या खतरे आपको हो सकते हैं, या ऐसा क्या खतरा होगा जिससे कि फायर लगेगा। तो इन सभी चीजों को हम देखेंगे इस स्लाइड में। सो फायर हैजार्ड, fire hazard is a situation in which there is a risk of harm to people or property due to fire. Fire hazard can take the form of various way and can easily start, such as electrical hazards. यानी बोला जा रहा है फायर हैजार्ड क्या है, तो यह एक सिचुएशन है, यह एक परिस्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति रिस्क में होता है और उसको नुकसान पहुंच सकता है, हार्म पहुंच सकता है, या फिर उसका प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंच सकता है आग के कारण। फायर हैजार्ड कभी भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल में दिया गया इलेक्ट्रिकल हैजार्ड। अगर आप किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर आप किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज कर रहे हैं, जैसे पंखा, टीवी, है ना, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कुछ भी, तो इसमें हमें क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। अब वो इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्ट सर्किट होता है, ओवरलोडिंग होता है, तो उसके कारण क्या होता है? शॉर्ट सर्किट के कारण क्या होता है? चिंगारी निकलती है, स्पार्क्स। और स्पार्क्स अगर किसी फ्लेमेबल मटेरियल्स में कांटेक्ट कर जाए तो उससे क्या क्रिएट हो जाता है? फायर क्रिएट हो जाता है। ठीक। तो आग हमारा इजीली स्टार्ट हो सकता है कहीं पे भी। ठीक। और कहाँ कहाँ पे होगा, कैसे होगा? तो इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स कैसे हो सकते हैं? तो डैमेज वायरिंग के कारण, डैमेज प्लग के कारण, डंप और वेट वायर के कारण, ओवरलोडिंग के कारण,
ब्रोकन स्विच और सॉकेट्स के कारण, फॉल्टी हीटिंग एलिमेंट्स के कारण, ओवरलोड सर्किट्स के कारण। यानी ये जो इलेक्ट्रिकल हैजार्ड के कारण आग लगेगा तो कैसे लगेगा? या तो उसका वायरिंग डैमेज होगा, कटा फटा होगा कहीं पे, है ना। मान के चलिए आपके घर में कोई मशीन है, कोई अप्लायंस है, ठीक, वॉशिंग मशीन ही ले लीजिए, वॉशिंग मशीन का जो प्लग है, वायरिंग है, वो खराब है, डैमेज है, कटा फटा है, तो उसके कारण आग लग सकता है। शॉर्ट सर्किट हो सकता है जिससे आग पकड़ सकता है। प्लग खराब है, जो ऑन ऑफ करने वाला प्लग होता है या फिर जो स्विचेस होते हैं, सॉकेट्स होते हैं जिसमें कि आप अपना प्लग को कनेक्ट करते हैं, वो अगर खराब है तो उसके कारण भी शॉर्ट सर्किट्स होगा और फायर क्रिएट होगा। डंप और वेट वायर है, यानी आपका जो तार है वो गीला है, तो गीला तार है तो उसमें भी करंट लग सकता है, उसमें भी आपका शॉर्ट सर्किट हो सकता है, वायर आपस में रिएक्ट करेगा जिसके कारण आग लग जाएगा। फॉल्टी हीटिंग इक्विपमेंट, यानी कोई ऐसा इक्विपमेंट जिसमें कि ओवरलोडिंग हो रहा है, ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लो का, तो उसके कारण भी आग लग सकता है, ठीक। ओवरलोड सर्किट्स, यानी आप किसी वायर में, मान के चलिए आप किसी ऐसे वायर का इस्तेमाल ऐसे मशीन में कर रहे हैं जिसका कि पावर सप्लाई वो पूरा नहीं कर पा रहा है। मान के चलिए आपके सामने एक 1200 वॉट का मशीन है और आपने उसमें पावर सप्लाई का जो केबल लिया है वो लिया है मात्र 800 वॉट का, तो इसमें आपका जो सर्किट है वायर, वो इस मशीन के लिए सूटेबल नहीं है, तो इसके कारण भी शॉर्ट सर्किट होगा और आग पकड़ सकता है, ठीक। तो ये चीजें थी इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स जिसके कारण आग लगता है, जैसे यहाँ पे भी आप देखेंगे, है ना। यहाँ देखेंगे आपका अप्लायंस है ना, केतली बोलते हैं इसको, पानी चाय बनाने के लिए केतली का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस केतली में भी आग पकड़ लिया। आयरन जो कि आप सभी के घर में होगा उसमें आग पकड़ लिया है। यहाँ पे जो एक्सटेंशन बोर्ड्स होते हैं जिसमें कि बहुत सारा आपने वायरिंग लगा दिया, देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारा कनेक्शन कर दिया गया है, एक दो तीन चार, चार कनेक्शन कर दिया जिसके कारण ओवरलोडिंग हुआ और आग लग गया। आपका जो प्लग्स है, स्विच है, इसमें कोई डैमेज होता है तो इसमें भी आग पकड़ लेता है शॉर्ट सर्किट के कारण। अगर आपका वायर गीला है तो यहाँ पे भी आपका आग पकड़ सकता है। ओवरलोडिंग है सर्किट्स का, वायरिंग्स का, तो वहां पे भी आपको आग पकड़ सकता है, फायर हो सकता है इलेक्ट्रिकल हैजार्ड के कारण। नेक्स्ट है यहाँ पे हाउस कीपिंग हैजार्ड, यानी जगह का अच्छे से रख रखाव नहीं किया गया है तो उसके कारण आग लगना। रख रखाव, कैसा रख रखाव जी? गलत रख रखाव, ठीक, गलत रख रखाव के कारण। हाउसकीपिंग का मतलब क्या है? चीजों का साफ सफाई प्लस चीजों का रख रखाव। अगर रख रखाव ही गलत है, आपने सामान को यहाँ वहां बिखेर दिया है, एक जगह पे इकट्ठा करके रख दिया है, या गलत तरीके से रख दिया है, या जहाँ पे आग लगने का चांस है जिस मटेरियल का, वहां पे आपने रख दिया उसको, तो इस तरीके से आग क्रिएट होता है हाउस कीपिंग हैजार्ड के कारण। सो यहाँ पे कैसे होगा? सो सबसे पहले वेस्ट मटेरियल एंड ट्रेस, आपने ऐसा मटेरियल का स्टोरेज कर रखा है अपने एरिया में जो कि वेस्ट है आपके लिए, है ना, ये कूड़े के समान है, उसको भी आपने अपने घर में रखा है, फिर कंपनी में रखा है, और आग कभी लग जाता है तो उसके कारण भी आग बड़ा हो सकता है, उसके अंदर भी अगर आग लगा तो आग बड़ा और भयावह हो सकता है। सॉ डस्ट प्लास्टिक पाउडर डेट कैन फॉर्म एन एक्सप्लोजिव मिक्सचर विद एयर। सॉ डस्ट बोले तो बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स का जो प्लास्टिक होता है पाउडर रूप में, उसको भी आपने अगर रखा हुआ है तो भी एक्सप्लोजन के कारण वो हवा में फैल सकता है और आग को और विशाल बना सकता है, ठीक। यानी एक एक्सप्लोजन कर सकता है, विस्फोट कर सकता है वो चीज। ब्लॉक इमरजेंसी एग्जिट, यानी किसी एरिया में आने जाने के रास्ते में जो एग्जिट्स होते हैं, एंट्री पॉइंट्स होते हैं, उसको आपने अपना मटेरियल रख के, सामान रख के उसको ब्लॉक कर दिया है। सो अगर आग लगता है तो कोई व्यक्ति वहां से निकल भी नहीं सकता उस एरिया से। क्लियर? मटेरियल कवरिंग ऑफ फायर एक्सटिंग्यूशर एग्जिट साइंस एंड अलार्म्स, यानी किसी वर्क प्लेस पे अगर फायर एक्सटिंग्यूशर रखा हुआ है, एग्जिट साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, अलार्म सिस्टम लगा हुआ है, और वैसे जगह पे आपने अपना मटेरियल्स को रख दिया है, तो उसके कारण भी आग को रोका नहीं जा सकता, आग से बचा नहीं जा सकता, आग उस कंडीशन में और फैल सकता है, ठीक। कहीं पे आग लगा
और वहां पे एक्सटिंग्यूशर रखा है, लेकिन उस एक्सटिंग्यूशर को आपने ढक दिया है, उसके सामने कोई और सामान रख दिया, तो किसी को दिखेगा ही नहीं कि वहां पे एक्सटिंग्यूशर है कि नहीं है, तो ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा, तो आग और फैल जाएगा। इमरजेंसी एग्जिट साइन बोर्ड्स कहीं पे लगा है, उसको आपने सही से रखा नहीं है, उसको भी छुपा दिया, अपना सामान कहीं पे वहां पे रख दिया बीच में, जिसके कारण वो छिप गया, तो उसके कारण भी व्यक्ति वहां फंस सकता है। अलार्म सिस्टम्स का अगर सही तरीके से रख रखाव मेंटेनेंस नहीं किया गया, उसको सही तरीके से देखा भी नहीं गया, तो उसके कारण भी आग फैल सकता है। ब्लॉक्ड स्प्रिंकलर हेड्स, स्प्रिंकलर वो भी आग बुझाने का एक साधन है, जो कि पाइपलाइन में कनेक्टेड रहता है ना, इस तरीके से। और जब भी वो अपना एक हीट प्राप्त कर लेता है, तो उसका जो ग्लास होता है ब्रेक कर जाएगा और वहां से पानी का छिड़काव होने लगता है। तो यहाँ पे वही बोला गया है, इसका जो हेड होता है जहां से पानी निकलता है, वही अगर ब्लॉक होगा तो यहाँ पे एक हैजार्ड है, फायर हैजार्ड है, जिसके कारण आप फायर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्लियर? अभी आपको इमेज में दिखा देते हैं। ये सब देखिए आपका हाउस कीपिंग हैजार्ड है। यहाँ पे देखिए, आने जाने वाले रास्ते के सामने आपने क्या किया, सामान को रख दिया है। ठीक, जिसके कारण अगर आग लगता है तो कोई व्यक्ति इस रास्ते का उपयोग नहीं कर पाएगा। फायर एक्सटिंग्यूशर जहां पे रखा हो उसको आपने ब्लॉक कर दिया, वहां पे कुछ चीजें रख दी, तो उसको भी कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, है ना, इस तरीके से। और जहां पे भी आप काम कर रहे हैं वहां पे पूरे तरीके से गंदगी फैली हुई है, लकड़ी, वायरिंग वगैरह सब इधर उधर फैला हुआ है, या फिर एरिया आपका पूरा कंजेस्टेड है, उसको आपने सही तरीके से व्यवस्थित नहीं कर रखा, तो इस कारण भी आग बड़े पैमाने पे फैलती है। ठीक, एक जगह आग लगती है तो दूसरी जगह फैलती जाती है। अभी आप लोग यहाँ पे एक इमेज देखेंगे। ये आपके सामने इमेज है एक। इस इमेज में दिखाया गया है बैड हाउसकीपिंग को। इस बैड हाउसकीपिंग में दिखाया गया है कि आपको क्या क्या चीजें ऐसी फाइंड आउट करनी है जो कि आपके लिए हैजार्डियस है। तो इसमें आपको दिखाते हैं, यहाँ देखेंगे, यहाँ पे एक फायर एग्जिट का स्टिकर लगा हुआ था, जिसको कि यहाँ पे इस सामान ने, इस मटेरियल ने क्या किया है, हाइड कर दिया है। हाइड यानी छुपा दिया है। तो यहाँ पे पहली गलती है। दूसरा गलती देखेंगे, यहाँ पे जो एक कनेक्शन लिया जा रहा है एक्सटेंशन बोर्ड से, ठीक, और कनेक्शन जहाँ पे लिया गया है वहां पे आसपास पेपर, लकड़ी, ये सब फेंका गया है। अगर आग लगता है तो इन सब में फैलते फैलते आग बड़े तरीके से फैल सकता है, बड़े पैमाने पे फैल सकता है। अब ये आने जाने का रास्ता है, तो इस आने जाने के रास्ते के बीच में भी आपने क्या किया, मटेरियल्स को स्टैक कर दिया, जिसके कारण आपका आने जाने वाला रास्ता क्या हुआ, ब्लॉक हो गया। अब अगर आग लगता है तो आपको बाहर निकलने में भी दिक्कत होगा, तो भी आपके लिए एक हैजार्ड है। अभी यहाँ पे देखेंगे, हाउस कीपिंग कोई कर रहा होगा, साफ सफाई कर रहा होगा, तो वहां पे इसने सरफेस को ही गीला करके छोड़ दिया है, पानी गिरा दिया है वहां पे। ठीक, और ये पानी का जो ये पानी जिस मोप से कनेक्टेड है, वो मोप कहाँ पे जा रहा है, अप्लायंस के तरफ जा रहा है, यानी जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली चीजें हैं उससे कनेक्ट है ये। सो करंट अगर यहाँ पे लगा तो वो यहाँ पे जमीन पे अर्थिंग में फैल सकता है करंट, जो कि आपका आसपास का एरिया को डेंजर बना देता है। अगर इसके चपेट में कोई आए तो उसको भी करंट लग जाएगा। सो इस तरीके से आपको हाउस कीपिंग मेंटेन करना है। अगर ये गलत हाउस कीपिंग है तो इसको आपको क्या करना है, मेंटेन करना है, सही करवाना है। इस तरीके से आपका वर्क प्लेस नहीं होना चाहिए। अगर इस वर्क प्लेस पे आग लगता है तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, इमेज है एक हजार्डियस वर्क प्लेस का, जहाँ पे हाउस कीपिंग प्रॉपर नहीं है। सो आपको वर्क प्लेस पे हाउस कीपिंग का भी ध्यान रखना है। हाउस कीपिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, जो कि आपको किसी इमरजेंसी सिचुएशन में बचाने का भी काम करता है। अगर आपका एरिया का हाउस कीपिंग बेटर रहेगा तो आप उस एरिया से अपने आप को तुरंत निकाल पाएंगे, अगर वहां पे कोई इमरजेंसी हुई तो। अगर वहां का हाउस कीपिंग ही बैड रहेगा तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये चीजें हमें जल्दी दिखती नहीं है, लेकिन जब उस तरीके का कंडीशन या सिचुएशन बनता है तब हमें इन चीजों का पता चलता है। ठीक, तो यह हाउस कीपिंग हैजार्ड था। अभी हम लोग इसके आगे डिस्कशन करेंगे कल के वीडियो में।
ठीक। सो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय सभी को।